नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग जहां भी होंगे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाले पेट एग्जाम से है, जिसमें संधि के कुल 51 प्रश्नों पर चर्चा होनी है। किंतु हम प्रयास करेंगे कि इन 51 प्रश्नों के माध्यम से आपके कुल 151 प्रश्नों को कंप्लीट करा दें। तो आए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है बुद्धि का संधि विच्छेद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हम लोग किसी भी बात में यह होता है कि हमारी बुद्धि तेज है, उनकी बुद्धि तेज है, उनकी बुद्धि कम है। तो चलिए बुद्धि से ही शुरू करते हैं कि बुद्धि का संधि विच्छेद है। तो अब देखिए, यदि बुद्धि का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं, कोई भी पूछे तो यहाँ पर द आया है, और द से यदि आपका बुद्धि का संधि विच्छेद पूछ दिया जाए तो हम लोग निकाल देते हैं ये द तृतीय वर्ण है, तो इसका संधि विच्छेद बताते हैं बुत धन धी। किंतु यह क्या है, अशुद्ध है, गलत है, 100% यह गलत है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इससे संबंधित जो रूल है, जैसे इसके पीछे जो भी क्लास हमने लिए उसमें इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आए पहले इसके रूल को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए यह कह रहा है बुत धन धी, लेकिन एक रूल व्यंजन संधि में आपको बताया गया था कि यदि चतुर्थ वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो यह चतुर्थ वर्ण सदैव किस वर्ण में परिवर्तित होता था, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता था। तो अब यहाँ पर यह देखें कि जो द है तो यह किस वर्ण में परिवर्तित होगा, चतुर्थ वर्ण में। यानी कि द है तो यह चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित यदि होता है तो बुद्धि का संधि विच्छेद यदि हम लोग निकालेंगे तो यह होगा बुद्ध, यह हो जाएगा बुद्ध, और अंत में धी है तो धी जोड़ देंगे। अब देखिए यह ध और ध इस कारण से यह द में परिवर्तित होता है क्योंकि यह चतुर्थ वर्ण है, और चतुर्थ वर्ण के संयोग से पिछली वीडियो में हमने बताया था कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के संयोग से कभी भी द्वित्व वर्ण का निर्माण नहीं होता है। यदि द्वित्व वर्ण या द्वित्व जो भी शब्द बनते हैं उनका निर्माण इससे नहीं हो सकता। तो ये दिमाग में रखेंगे कि बुद्धि का संधि विच्छेद कैसे हुआ। तब बुद्ध चतुर्थ वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, तब प्रथम का चतुर्थ वर्ण जो है सदैव किस में परिवर्तित हो जाता है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम से बुद्धि का जो संधि विच्छेद होगा बुद्ध धन धी होगा। अर्थात अब इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका आंसर मिल गया होगा। ऐसे ही कुछ और निशब्द भी आते हैं, जैसे देखिए युद्ध, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द जो है वह पूछा जाता है बुद्ध। तो बुद्ध, युद्ध, कगज, 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 कगज का जब भी संधि विच्छेद पूछा जाता है तो हम लोग बताते हैं कक धन गज, जो अशुद्ध है। यदि कगज का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप बताएंगे कक नहीं, कग, कग धन गज ही होगा, कग धन गज होगा। ये सदैव याद रखेंगे कि यदि इसका आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो कग, कग धन गज हो जाएगा, कग धन गज, या घ में हलंत होगा, कग धन गज होगा। उसी तरह बुद्ध का पूछा जाएगा तो बुद्ध धन द होगा, ध होगा, और युद्ध का पूछा जाएगा तो युद्ध धन ध होगा, युद्ध धन ध हो जाएगा। तो हमें आशा है यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए अब यह दिमाग में रखेंगे, इसके लिए
अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसके लिए जो रूल बताया गया था कि स, अब स तो कई हैं, तो स में याद रखेंगे कि स में यदि दंत्य स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, इसके बाद स हो और यह दंत्य स हो, तो दंत्य स सदैव मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। यह रूल क्या कहता है कि दंत्य स से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो दंत्य स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। और इस नियम से देखें तो अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिधन सेक, अभिधन सेक। इस स से पहले अ या आ यानी कि ह्रस्व ई है, तो यह दंत्य स मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा, अर्थात अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिधन सेक। इसी तरह से विषय शब्द आता है, विषय, विषम, इन शब्दों का संधि विच्छेद भी करेंगे तो सेम इसी तरह से होगा, विधन सम हो जाएगा, विधन शय हो जाएगा। तो आशा है यह समझ में आ गया होगा। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समधन आचार में संधि है। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न इसलिए है कि अक्सर हम लोग को यह लगता है कि इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन यह याद रखेंगे कि इसमें स्वर संधि, वृद्धि संधि और विसर्ग संधि, लेकिन समधन आचार बराबर समाचार होगा। और यदि इसमें देखा जाए दोस्त तो ऑप्शन नंबर डी यानी यहाँ कोई संधि नहीं है। तो बात यह आई कि यहाँ यदि संधि है नहीं तो है क्या, तो यह याद रखिएगा कि कुछ जगहों पर संधि न होकर के संयोग के नियमानुसार शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर संधि नहीं संयोग हुआ है, यहाँ पर संयोग के नियम से ये शब्द बना है। ये संयोग क्या होता है तो दिमाग में रखेंगे कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, अंतिम वर्ण देखिए अंतिम, यदि किसी उपसर्ग, यदि किसी उपसर्ग, यदि किसी उपसर्ग यहाँ पर देखें संयोग क्या कहता है कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम, उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, स्वर रहित हो और उसमें किसी स्वर का योग हो, और उसमें किसी स्वर का योग हो, तो वहाँ संधि नहीं होती, वहाँ संधि नहीं संयोग होता है, वहाँ संयोग होता है। ये दिमाग में रखेंगे। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उसमें किसी स्वर का योग हो तो वहाँ संधि नहीं संयोग होगा। तो यहाँ पर सम, देखिए सम एक उपसर्ग है और इसका अंतिम वर्ण स्वर रहित है और आचार शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर संधि का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर संयोग के नियमानुसार यह शब्द बना। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे निरूपाय शब्द आता है, निरूपाय अक्सर हम लोग बताते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन व्यंजन संधि नहीं होती है। निरुत्तर शब्द आता है, निरुत्तर, तो निर्धन उत्तर करेंगे और यहाँ भी व्यंजन संधि नहीं होगी बल्कि संयोग होगा। आशा है यह समझ में आ गया होगा। तो आए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपीस में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए।
यह तो आसान क्वेश्चन है, शायद आप सभी इसका जवाब जानते होंगे। लेकिन देखिए, संधि पढ़ने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि हमें शब्दों को शुद्ध लिखना आ जाता है। दूसरा बेनिफिट यह होता है कि पर्यायवाची याद कर लेते हैं हम लोग। तीसरा बेनिफिट यह होता है कि शब्द का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। जैसे कपीस किसका पर्यायवाची है, इसका संधि क्या होगा, और संधि होगा तो शुद्ध क्या लिखा जाएगा, इसकी जानकारी हमें संधि से मिलती है। जैसे कपीस शब्द है यहाँ पर, तो देखिए अब कपीस का यदि संधि विच्छेद हम लोग करें तो यह होता है कपि धन ईस। अब देखिए इससे क्या क्या हमें जानकारी मिली। पहली बात, जैसे कपि शब्द है तो कपि मतलब होता है बानर, और ईस मतलब राजा, यानी बानरों का राजा ये स्वामी अर्थात हनुमान जी। हनुमान जी कौन? हनुमान जी बंदरों के क्या माने जाते हैं? स्वामी माने जाते हैं। तो अब कपीस का शाब्दिक अर्थ हो गया बंदरों का राजा। पर्यायवाची यदि कोई पूछे किसका है तो कपीस हनुमान का क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। तो ऐसे कुछ शब्द का हम लोग अर्थ जान जाते हैं, उसको शुद्ध कपि, अब कपि लिखना ही हो तो कपि में हरस होगा या दीर्घ होगा, इसकी भी जानकारी हमें कौन देता है? संधि देता है। तो चलें अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम दीजिए। नाम है, यह भी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सदैव, सदैव। अब देखिए जब संधि पढ़े थे तो स्वर संधि में आपको बताया गया था वृद्धि संधि के बारे में। यदि इसका संधि करें तो सदा धन एव। अब देखिए सदा धन एव, अंतिम वर्ण आया आ और द्वितीय वर्ण का आदि वाला वर्ण है ए। तो अ या आ के बाद ए आए तो कौन सा वर्ण बनता है? अय बनता है। यह पीछे की क्लास में चर्चा हो चुकी है। अय बनता है, अर्थात इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि किस में आती है? स्वर संधि में आती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। तो चलें अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कह रहा है इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा इसमें है। तो स्वर संधि का उदाहरण जानना है तो यहाँ पर देखिए कि संयोग दिया है। अब ऐसे प्रश्न, अब 4 तो ऑप्शन है, प्रश्न 1 है, ऑप्शन 4 है, लेकिन दोस्त इससे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे पहला शब्द दिया है संयोग, तो यदि संयोग का आप संधि विच्छेद कर लेते हैं, इसका संधि विच्छेद होगा सम धन योग। अब सम धन योग हुआ बराबर संयोग, तो इसमें संधि कौन सी हुई? व्यंजन संधि। इसी तरह मनोहर देखें तो मनः धन क्या होगा? हर होगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्कार देखें तो नमः धन कार, नमस्कार। अब पवन का संधि विच्छेद, देखने में पवन तो लग रहा है कि व्यंजन संधि है, किंतु यह याद रखेंगे पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन, और इसमें संधि जो है अयादि संधि है। तो अयादि संधि है तो कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। अर्थात इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही होगा। पो धन यन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में आपसे पूछेगा कि किस संधि का उदाहरण, तो अयादि संधि का उदाहरण है। यह दिमाग में रख लें, यह कभी भूलना नहीं है हम लोगों को। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है नमस्कार। अब देखिए इससे एक संबंधित शब्द होता है नमस्ते, लेकिन नमस्कार यहाँ पर दिया गया है तो यह याद रखेंगे कि किस रूल से हुआ है। तो एक रूल पीछे हम लोग पढ़े थे कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, तो विसर्ग क्या हो रहा था? ज्यो का त्यों रहता था, यानी प्रकृत भाव ज्यो का
त्यों रहता है। लेकिन इसी रूल का अपवाद है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, जैसे कि यहाँ नम अदनकार विसर्ग से पहले अ है, किंतु विसर्ग के बाद क ख या प फ आता है तो वहाँ पर विसर्ग ज्यों का त्यों नहीं रहता है। जैसे नमस्कार शब्द है, इसमें और कुछ शब्द आते हैं, जैसे भास्कर है, तिरस्कार है, पुरस्कार है। ऐसे शब्दों को याद रखेंगे, ये शब्द अपवाद में आते हैं इस रूल के। तो चले अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धि संध का उदाहरण नहीं है? यह बुद्धि नहीं, वृद्धि। अब इसको देखना है तो सिंपल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए वृद्धि संधि कह रहा है, तो सदैव की यदि लिखा गया तो अब सबका यदि संधि आप कर लेते हैं, यदि संधि करना जानते हैं तो ये आसान है, अन्यथा ये हमारे लिए क्या होगा, कठिन होगा। कठिन कैसे है, तो अब देखिए जैसे सदैव शब्द है, तो सदैव के लिए हम करेंगे क्या, सदा धन एव कर लें, यह क्या बना सदैव। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का जो रूल है यही कहता है, अ या आ के बाद दो इसका नियम है, ए या ए आता है तो ए बनता है, और ओ आए या औ आए तो क्या बनेगा, औ बनता है। यही हमारा रूल है वृद्धि संधि का। तो अब देखिए यह रूल तो फॉलो कर रहा है। इसी तरह जलौध शब्द दिया गया है, तो इसका भी करें हम लोग तो जल धन ओध हो जाएगा। गुरु पदेश शब्द है, तो इसका यदि किया जाए तो गुरु धन उपदेश हो जाएगा, गुरुपदेश। और परमोदार्य का कर लें तो परम धन औदार्य, यह क्या हुआ, औदार्य। अब देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसमें मिल रहा है, और गुरु धन उपदेश हो गया। जो गुरुपदेश है यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसमें पूछा गया कौन नहीं है, अर्थात इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमें विश्वास है आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जो भी संधि के रूल बताए जा रहे हैं, संधि के बहुत ही शानदार तरीके से सभी रूल बताए गए हैं। यदि उसे आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आए अब इसके आगे फटाफट अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। बहुत ही अच्छा, इससे भी देखिए 4 शब्द दे दिए गए हैं, लेकिन यदि चारों शब्द का संधि जानते हैं तो 4 नहीं, 4 का 4 चौके 16 प्रश्न याद होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, यानी कि किसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। तो अब इसके लिए सबसे आसान तरीका यह होगा हमारे लिए कि जैसे महर्षि शब्द दे दिया है, तो महर्षि के लिए याद रखेंगे इसका संधि विच्छेद होता है महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर आ दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो दीर्घ संधि में बस ये याद रखना है कि जब भी आता है तो समान वर्ण आता है, यानी कि अ के बाद अ या आ आएगा, ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आता है, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आता है, री के बाद री आता है, और री के बाद ली आता है। और सदैव इन दोनों के स्थान पर जो बनने वाला वर्ण होता है वो दीर्घ ही होता है, अर्थात यहाँ दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ उ और यहाँ दीर्घ री बन जाता है दोस्त। तो अब देखिए यहाँ पर आ और यहाँ पर री आ गया, यानी महर्षि और महाधन ऋषि। महर्षि जो शब्द बनेगा इसमें बनने वाला जो वर्ण है और बन रहा है, यानी कि यह गुण संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का नहीं है। देवेंद्र का करेंगे तो यह होता है देव धन इंद्र, यह भी गुण संधि का नियम है। सूर्योदय का करें हम लोग तो सूर्य धन उदय, सूर्य धन
उदय जो गुण संधि का उदाहरण है। दैत्यार्य क्या करते हैं, तो यह कर सकते हैं दैत्य धन, दैत्य धन अरि, दैत्यार्य। तो दैत्य धन अरि कर सकते हैं। अब इसका और यह मिल करके बना देगा आ। तो यह दिमाग में रखेंगे कि दैत्य ये सॉरी यहाँ पर अरि कर दिया गया, आ होगा। तो इसका और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ जो है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा। और इससे बनने वाला शब्द होगा दैत्यार, जिसमें दीर्घ संधि है। तो यही प्रश्न पूछा गया कि दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है, यानी कि दैत्यार का क्या है, दीर्घ संधि। यदि 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों में कौन सी संधि है, उसका संधि विच्छेद क्या है और किस नियम से संधि हो रही है। यदि इतना आप समझ रहे हैं तो आप ये ना समझे कि हम एक प्रश्न पढ़े हैं, उस प्रश्न को ये समझे कि आप 16 प्रश्न तैयार किए हैं। दोस्त, पढ़ने का अपने तरीका बदलें। जैसे जैसे हम लोग अपने पढ़ने का तरीका बदलेंगे, हमारे ज्ञान में, हमारे बुद्धि में प्रखरता आएगी। जैसे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम लिखना है। अब देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का यदि नाम आपसे पूछा गया, तो अब देखिए बस ये जानना है कि पवित्र का यदि आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो तब कोई दिक्कत नहीं। पवित्र का संधि विच्छेद किया जाए तो देखिए, सबसे दुनिया की सबसे आसान जो संधि होती है वह संधि होती है यण और अयादि संधि। अब इसमें देखा जाए तो वह से पहले यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वर है, तो हम लोग बताते हैं, चाहे आप लोग बताते हैं कि ई है। लेकिन यह दिमाग में रखेंगे कि किसी भी वर्ण से पहले स्वर का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। स्वर का प्रयोग सदैव होता है, जब भी होगा तो वह वर्ण के क्या होता है, वर्ण में व्यंजन के बाद। स्वर का प्रयोग जब भी होगा वह कहाँ होगा, व्यंजन के बाद होगा। तो यहाँ पर दोस्त वह के बाद ई है, तो वह से पहले क्या है, तो वह से पहले आ है, उसके बाद क्या है, वह है। तो अब देखिए, इसका संधि विच्छेद आप लोग करेंगे पवित्र का, तो यह हो जाएगा पो। अब देखिए, यहाँ पर आ हो गया, ये अव हो गया। अब इसमें इसके पहले आ है, ये अव है, तो ये आव हो गया। अब आपको अयाद संधि में बताया गया है कि ए अय, अय, आय, अव और आव, ये 4 शब्द है। अय, आय, अव और आव। इतना तो समझ में आ रहा है। तो जब अव का क्या होता है, ए, आय का अय, अव का ओ और आव का औ हो जाता है। यह रूल है। तो यह रूल है। तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। तब देखिए, तो पोधन इत्र। अब इससे आसान संधि समझिए कि कोई होती ही नहीं दोस्त। यह कैसे आसान है, तो देखिए कैसे आसान है। अब यहाँ कौन सा शब्द बनना है, यहाँ कौन सा शब्द बनना है यहीं से पता है। वह में कौन सा स्वर लगा है, ह्रस्वई, यानी कि यहाँ ह्रस्वई निकाल दिए। त्र है तो त्र रख दिए, ये इत्र बन गया। अब यहाँ पर ओ है, तो अब इसमें याद रखेंगे कि ए, आए, ओ, औ के बाद, इन लोग के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आएगा। यदि कोई असमान स्वर आता है तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का क्या बनता है, आव बनता है। तो यहाँ पर ओ के बाद क्या आ गया, ई, यानी असमान स्वर। तो अब ओ का क्या बनेगा, अब देखिए आव यहाँ पर बना है, तो आव, औ का क्या होता है, आव, यानी कि यह क्या होगा, पौ होगा, पौधन इत्र। अब देखिए यहाँ पर औ है और औ के बाद ई है, तो पवित्र बना। तो अब इसमें सिंपल है कि औ के बाद असमान स्वर आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आव बनेगा। ये शब्द बने कैसे, तो ये दिमाग में रखेंगे कि देखिए यहाँ पर तो प है, इसके बाद आ है,
अब देखिए इसका इसमें का आ निकाल दिया गया है और इसके बाद ई है तो वह ई इधर रख दिया गया और त्र है तो त्र रख दीजिए। अब देखिए यह दोनों मिल करके क्या बना दिए, आव बना दिए। और प से जब स्वर निकलेगा तो यह स्वर रहित हो जाएगा, तो यह स्वर रहित है, ये आव बन गया और यह त्र बन गया। अब देखिए जब ये अव हुआ पौधन इत्र, तो आव हो रहा है तो पवित्र बनेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो वह कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो आए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि ये तो आसानी है, शायद आप लोग को पता होगा कि सबसे आसान संधि जो होती है यण संधि होती है, क्योंकि इसमें अगला शब्द क्या बनना है यह पता नहीं करना होता है। जैसे इत्यादि शब्द है इत्यादि, तो दिमाग में रखेंगे कि यह कहता है कि ई का य, उ का व, री का र और ली का ल, यानी कि ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई का जो होता है य बन जाता है, उ का व बनता है, री का र बन जाता है और ली का ल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो बना, यहाँ य बना है, तो ई का य कब बना होगा, ई का, यानी कि ई आ तो में वह मात्रा लग जाएगी इति। अब दूसरे शब्द में क्या लिखना है तो यहाँ से भी क्लियर है कि य में कौन सा वर्ड आया, आ, तो आ यहाँ से निकाल लेंगे, आ आदि, आदि इति धन आदि बराबर इत्यादि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे जैसे संधि के नियम आप समझ जाएंगे इन प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए निरर्थक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पहले हम लोग जाने कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो निरर्थक का हम संधि करें तो यह संधि होती है दोस्त निह, निह धन अर्थक बराबर निरर्थक। तो ऐसे हम आपको सीधे सीधे चाहें तो यहाँ जवाब बता सकते हैं कि नहीं इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन ये क्यों सही है, कैसे सही है, तो ये दिमाग में रखेंगे दोस्त कि इसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि को आपको हम विश्वास दिला दें कि जो भी इसके रूल बताए गए हैं वो रटने के लिए नहीं बताए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि विसर्ग संधि से संबंधित 2 वीडियो पड़ी है और टोटल के टोटल रूल जो बताए गए हैं वो घोष और अघोष पे आधारित करके बताए गए हैं। यहाँ भी एक बार उसको हम रिपीट कर देना चाहेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई स्वर हो। अब देखिए यह रूल है अ के अलावा कोई स्वर, इसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद सघोष, विसर्ग के बाद क्या होगा, सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण की बात जब भी की जाती है तो दिमाग में आप लोग रखेंगे कि सघोष वर्ण की जब भी बात होगी तो इसमें बताया गया था कि 31 टोटल कितने वर्ण आते हैं, 31। 31 में प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, 11 स्वर य र ल व और ह सघोष में आते हैं। इनकी संख्या टोटल देखें तो 31 होती है दोस्त। तो इसमें बताए थे कि यदि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम होता है तो जो यह विसर्ग है सदैव आधा र में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए कि यहाँ विसर्ग से पहले क्या आया है, तो विसर्ग से पहले ह्रस्व ई आई, तो अब इस रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद विसर्ग है और इसके बाद किसी भी सघोष, तो सघोष वर्ण में सभी स्वर भी आते हैं तो यहाँ अ है, तो उस कंडीशन में यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा र, यानी कि र में परिवर्तित होगा। और यह र कैसा होगा, तो स्वर रहित होगा। और जब यह आधा होगा तो यह ऊपर लग जाएगा जो यहाँ पर थ पर लगा है, तो यह शब्द बनेगा निधन
अर्थक बराबर निरर्थक। शायद यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विसर्ग आधा र बना देगा और यह अ से मिल करके यह पूरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर र क्या बनेगा, पूरा होगा। यहाँ पर र जो दिख रहा है यहाँ पर यह विसर्ग संधि के नियमानुसार र बना लेगा। तो आए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। यदि आपसे सीधे सीधे पहला प्रश्न पूछा जाए कि धरेश जो शब्द है किसका प्रवाची है, किसका प्रवाची है, या धरेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वहाँ भी हम मिस कर जाते हैं दोस्त। लेकिन यदि धरेश का संधि विच्छेद आप कर लेते हैं तो शायद यह मिस न करें। धरेश का संधि विच्छेद यदि किया जाए यहाँ पर तो यह होता है धरा धन ईश, धरा धन ईश। अब देखिए धरा मतलब क्या होता है, भूमि, और ईश मतलब देवता, अर्थात भूमि के देवता को क्या कहा जाता है, धरेश कहा जाता है। धरेश किसको कहते हैं, भूमि के देवता को। धरा धन ईश हो जाएगा, अर्थात जो भूमि का देवता जो होता है उसको धरेश कहते हैं। अब इसमें यदि आपसे प्रश्न बनता है कि कौन सी संधि है, तो धरा धन ईश, यानी कि यहाँ पर आ आया और यहाँ पर ई, केवल स्वर वर्ण का मेल हो रहा है, यानी कि स्वर संधि है। स्वर संधि में भी पूछ दे कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पर अ के बाद ई आया और बनने वाला शब्द ए बना है, तो यह कौन सा नियम है, यह नियम है गुण संधि दोस्त। तो चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। यह भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निराशा, तो यदि निराशा का संधि विच्छेद किया जाए तो यह होता है निधन आशा, निधन, यह हो जाएगा निधन आशा। अभी जो हम लोग रूल पढ़े हैं कि विसर्ग से पहले अ को छोड़ करके, यानी अ नहीं होना चाहिए, अ को छोड़ करके कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी सघोष वर्ण का आगम होता है, तब विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा था दोस्त, र में। अब देखिए यहाँ विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में, और इधर आ है, इसमें लग गया क्या बनाया, आ, और यहाँ पर विसर्ग तो निकल गया है, बचा क्या है, नी, तो यह बना दिया रा, और यहाँ पर बचा स, तो स लिख ले, इसमें आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर निराशा, यानी बनने वाला शब्द निराशा। अभी इस रूल पर चर्चा हुई है। तो चलें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए महोष्ण शब्द पूछा गया, तो यह देखिए ओ की मात्रा आई है, तो ओ की मात्रा दो ही रूल में आता है, एक आता है ए और ओ। जब बात की जाए तो देखिए ओ और ए और ओ किस में आता है, इसमें एक और आता है और गुण संधि। कभी कभी ओ का जो प्रयोग है, ओ का रूल है, वह विसर्ग संधि में भी आता है, लेकिन शब्द देखने के बाद यदि रूल आपको पता है तो पहचान में आ जाता है। अब इसका यदि संधि विच्छेद करें तो महा, यह हो जाएगा महा धन उष्ण। अब यहाँ पर आ और ये क्या हुआ, उ, और दोनों ये क्या है, स्वर वर्ण है, और स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। अर्थात महोष्ण का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो स्वर संधि होगी, कौन सी संधि है, तो गुण संधि होगी दोस्त। और संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात महाधन क्या होगा, उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्त। चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्त। बहुत ही शानदार प्रश्न, लेकिन इस रूल को तीसरी बार हम लोग देख रहे हैं। शायद यह आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई स्वर, अ के अलावा कोई स्वर,
और उसके बाद विसर्ग। अब विसर्ग के बाद किसी सघोष वर्ण का आगम होगा तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा दोस्त? र में। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद किया जाए तो अब सीधे सीधे आपको अब समझ में आ गया होगा, अर्थात यह हो जाएगा आशी धन वाद। अब यहाँ पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा र में, लेकिन इसके बाद वाला वर्ण स्वर नहीं है जो पूरा करे। जैसे अभी अभी चर्चा हुई थी निराशा शब्द की, तो उसमें अगला वर्ण आ था जिससे ये रा बना दिया था, लेकिन यहाँ पर तो वह है, तो कभी भी व्यंजन को पूरा कर नहीं सकता। तो यह आधा है यानी कि स्वर रहित है। तो तब जब र स्वर रहित हो तो वह पड़ी या शिरोरेखा जो होती है शिरोरेखा के ऊपर, यानी कि जब र स्वर रहित होता है तो उसको शिरोरेखा के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। अतः आशीर्वाद जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा आशी धन वाद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? यह तो आसान है, शायद कई बार हम लोग पढ़ लिए कि गुण संधि के रूल क्या है, अर्थात यह हो जाएगा महाधन ईश, अर्थात महेश। यहाँ पर आने वाला वर्ड क्या है? आ, और यहाँ पर ई, अर्थात इसमें स्वर संधि। यदि इसके स्वर संधि के अंदर पूछा जाए कौन सी संधि, तो यह दोस्त कौन सी संधि? गुण संधि। इसका संधि विच्छेद सीधे सीधे बताएंगे आप, महाधन ईश है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, लेकिन यदि इसका रूल आपको पता होगा। संधि सबसे बड़ी समस्या, संधि के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वह है उसके रूल को याद करना। तो आए इसके रूल को हम अभी बता रहे हैं। यदि आपको इसका जवाब चाहिए तो जवाब डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि सत धन मति होगा, सन्मति का जो संधि भी त थ द ध न, अर्थात सत धन मति होगा। यदि आप सीधे हमसे प्रश्न का जवाब पूछेंगे तो हम बता देंगे कि सत धन यह क्या होगा? मति। लेकिन ऐसे पूछा जाता है तो हम लोग बताते हैं कि सन धन मति जो अशुद्ध है इसका संधि विच्छेद होगा सत धन मति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये क्यों सही है तो यह दिमाग में रखेंगे आप लोग कि प्रथम वर्ण, दोस्तों इसके लिए रूल होता है कि प्रथम वर्ण के पश्चात पांचवा वर्ण, यानी कि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो यह प्रथम वर्ण जो होता है सदैव पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। तो इस रूल से यहाँ पर त है और त के बाद देखिए पंचम वर्ण यानी कि म आया, यह प्रथम वर्ण त है और तब यह त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात त थ द ध न, यानी यह आधा न बना देगा और बनने वाला जो शब्द होगा वह होगा दोस्त सन्मत। शायद यह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्त। अन्वय का यदि पूछा गया है तो इसमें यदि सीधे सीधे आपको हम बता दें कि कौन सी संधि है तो यण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी बता दें कि अनुधन क्या होगा? अय होगा। लेकिन यह कैसे हुआ? आपको बार बार हम बता रहे हैं कि यण संधि से आसान कोई संधि होती ही नहीं है। अब ये कैसे आसान है तो देखें, ये आसान इसलिए है कि देखिए अन्वय शब्द लिखा गया है तो अब बनने वाला क्या है? वह। तो एक यह भी पहचान होती है 100% प्रश्नों में नहीं, लेकिन 95% प्रश्नों में यह देखा जाता है कि य व र और ल से पहले वाला वर्ड जब आधा होता है तो वहाँ यण संधि होती है। यह भी एक पहचान है, 95% प्रश्नों में यह सही होगा दोस्त। तो देखें, अब यदि नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यह अभी हम लोग चर्चा किए हैं रूल कि ई, उ, री और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र और री का क्या बनता है? ल बनता है। री का क्या बनता है? ल बनता है। तो अब देखिए
वह बना है तो फिक्स है कि यह किसका बना होगा, ऊ का बना होगा। तो इसके पहले जो आधा अक्षर है या आधा वर्ण होता है उसमें वही स्वर लगा दिया जाता है। देखिए व से पहले क्या है, ऊ, तो यहाँ ऊ लगा दिए। अब बाद में क्या लिखना है, तो इस व में जो स्वर लगा है यानी कि व में अ है तो इसी अ को हम निकाल दिए, तो अनुधन क्या बन गया, अय बन गया। यहाँ पर संधि पूछा जाए तो यण संधि होगी, या स्वर संधि में यण संधि न पूछे, स्वर व्यंजन और विसर्ग पूछ दे तो स्वर संध, यानी कि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अनुधन अय। शायद यह समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है हम लोग का, दिया है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी यह है कि देखिए यदि आपसे पूछे कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, तो यह होता है कि परधन उपकार, परधन उपकार, इसका संधि हो गया दोस्त। लेकिन इसमें पूछा गया है डायरेक्ट कि कौन सी संधि है, तो कह रहा है विसर्ग गुण वृद्धि और यण, अर्थात इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अब कैसे ये हम जानते हैं, कैसे आप जानेंगे दोस्त, तो देखिए अभी जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो, अब विसर्ग के बाद अ यहाँ प्लस कर लें हम लोग, प्लस कर, देखिए विसर्ग, अब विसर्ग के बाद अ या कोई सघोष व्यंजन। अब देखिए यहाँ केवल सघोष व्यंजन की बात की गई है। अभी बात तो हो रही थी कि सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है, लेकिन सघोष व्यंजन, आज सघोष व्यंजन की संख्या केवल कितनी होती है, 20। अब 20 में से प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आएगा, य र ल व और ह। ये 20 क्या है, सघोष व्यंजन है। और सघोष स्वर जो होते हैं 11 टोटल मिलाकर 31 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको चर्चा करना है सघोष व्यंजन आए, यानी कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अ या कोई भी सघोष व्यंजन आए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब देखिए विसर्ग जो है यह विसर्ग जो है यह किस में परिवर्तित होता है, ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले क्या है, अ है। आज जब अ विसर्ग गुण संधि के नियमानुसार यह क्या बनाएगा, ओ बना देगा। है तो रूल कौन सा, अब देखिए इसमें रूल तो दोनों फॉलो हुआ, स्वर संधि का भी रूल फॉलो हो रहा है और विसर्ग संधि का भी। अब जब दोनों रूल फॉलो होगा तो उसमें शर्त यह होती है कि पहली बार शब्द जिस रूल से टूटता है वही संधि मान्य होती है। अतः परधन उपकार टूटा, और बाद में जो इसका विसर्ग जो है ऊ में परिवर्तित हुआ, यह पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार ओ बना दिया, तो यह ओ बाद में बना, लेकिन पहले किससे टूटा, यह विसर्ग संधि से टूटा। तो इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्त, स्वर संधि नहीं हो सकती है, और इसका संधि विच्छेद होगा परधन उपकार। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए ऐसे ही अब इस पेपर में डायरेक्ट एक प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है दोस्त। अब इस प्रश्न को पूछने का मतलब यह हो गया कि इससे आपसे चार प्रश्न पूछ लिया गया। कह रहा है कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्त, तो अधोगति का संधि विच्छेद जो होता है यह होता है अधःधन गति। अधःधन गति उच्चारण आप लोग जान ही रहे हैं। उत्धन क्या होगा, चारण या अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग्गज का करेंगे तो यह है दोस्त दिक्धन गज। यह क्या है, दिक्धन गज। अब देखिए मनवंतर का कह रहा है, मनवंतर का करेंगे तो यह होता है मनु, यह होगा मनुधन अंतर। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व उ और ये क्या आया अ, और उ और अ अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि जब उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ का क्या बनेगा, वह बनेगा दोस्त। लेकिन यहाँ से तो उ अब इधर आ गया तो यह न क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब देखिए म और यह स्वर रहित हो गया।
अब इसमें से करेंगे क्या कि यह ऊ तो बाहर हो गया तो यह स्वर रहित हो गया, और ऊ और अ मिलकर के क्या बना दिया, व बना दिया, और अंत में क्या है, नतर। अब इसको जोड़ दिया जाए तो बनेगा मनवंतर। शायद यह समझ में आया कि कैसे बन रहा है। सबसे आसान संधि जो होती है वह होती है दोस्त यण संधि। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि का स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, अर्थात मनवंतर उदाहरण है, अर्थात मनवंतर जो शब्द है स्वर संधि का उदाहरण है। जो 3 है इसमें एक विसर्ग है और 2 व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। शायद यह आपको समझ में आया हो। अगला प्रश्न जो दिया गया वह कह रहा है कि निश्चल निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द दे दिया है तो निश्चल का संधि विच्छेद होता है निधन। निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा दोस्त वह होगा निधन चल। निधन चल। अब ये कैसे समझ में आएगा कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है दोस्त, या यदि इसका रूल जानना चाहें कि निश्चल का संधि विच्छेद निधन चल होगा ये कैसे है, तो इसके लिए रूल होता है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च या छ हो तब विसर्ग किस में परिवर्तित होता है, तालव्य स में परिवर्तित होता है। अब इसमें यह देखें हम लोग कि देखिए अब से देखते हैं, टेक्निकल फॉल्ट आ गया इसमें। देखिए निश्चल शब्द दिया गया है तो निश्चल का पूछ रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, तो यह होगा निधन चल होगा, निश्चल। अब निश्चल कैसे है तो दिमाग में रखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और स्वर के बाद च या छ आए तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, तालव्य स में। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद ट या ठ आता है तो वह मूर्धन्य स में, और त या थ आता है तो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस नियमानुसार निश्चल का संधि विच्छेद हो गया निधन चल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। अब देखिए विसर्ग संधि पूछा गया तो इसके लिए उज्ज्वल शब्द दिया गया है, तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है उत्धन ज्वल। उत्धन क्या होगा, ज्वल। उसी तरह से निश्चल शब्द दिया गया, अभी हम लोग पढ़े हैं, यह निधन क्या हो जाएगा, चल हो जाएगा। राजेंद्र का करते हैं तो राजधन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, राजेंद्र। और दुर्गम का यदि करें तो दुधन क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा, दुधन गम। तो पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है निश्चल। तो यह प्रश्न जो दिया गया है थोड़ा इसमें मिस्टेक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है दोस्त। तो यदि यह पूछा गया कि किस में विसर्ग संधि है तो निश्चल का करेंगे तो निधन चल होगा, इसमें भी है। और दुर्गम का करेंगे तो दुधन क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। तो दुर्गम में भी दिया गया है तो दोनों में विसर्ग संधि है, यानी कि निश्चल और दुर्गम दोनों संधि किसके विसर्ग संधि के क्या है, उदाहरण है। इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद हो जाता है सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि। सप्तर्षि का आपसे संधि विच्छेद पूछे कि यह क्या है तो सप्तधन क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद कर लेंगे सप्तधन ऋषि। अब इसमें संधि कौन सी है तो देखिए यहाँ पर क्या आया अ, और यहाँ पर क्या आ गया, री आ गया। तो अ या आ के बाद री आता है तो और होता है और यह कौन सा रूल है,
गुण संधि का। गुण संधि यानी कि स्वर संधि। यदि यह पूछा जाए कि सप्तर्षि में कौन सी संधि है तो गुण संधि है। उसके बाद यदि उससे भी डीप पूछ लिया जाए कि इसका संधि क्या होगा तो संधि बता सकते हैं, इसमें स्वर संधि है या गुण संधि है, अलग अलग। तो एक रूल यदि आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है तो इससे कुछ भी पूछता है तो आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे दोस्त। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यह भी अच्छा प्रश्न है, तपोवन। अब देखिए यदि देखा जाए तो ऐसे लग रहा होगा हमको, चाहे आपको भी लग रहा होगा कि नहीं इसमें जो संधि है वो गुण संधि है, लेकिन गुण संधि गलत होगा। क्यों? तो यदि आप करते हैं गुण संधि का नियम से इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तप धन क्या कर लेंगे, उपवन कर लेंगे, और अ के बाद क्या आ जाएगा, उ, और वह क्या बना देगा, ओ बना देगा। लेकिन तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम यदि पूछे तो तप धन क्या करेंगे, वन करेंगे। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद क्या है, वह है। अब वह क्या है, एक सघोष वर्ण है। तो विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम होता है तो विसर्ग जो है उ में परिवर्तित होता है, और यह पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि के नियमानुसार क्या बना देगा, ओ बना देगा। इस तरह से देखा जाए तो तपोवन का सही जो संधि विच्छेद होता है वह होता है तपः धन वन होता है, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि। तो यह तो बहुत ही आसान, इसका संधि विच्छेद आप जानते हैं कि सुधन क्या होता है, आगत। अब यह कैसे हुआ, तो यण संधि के नियमानुसार वह बना है तो फिक्स है कि उ के बाद ही वह आता है, अर्थात स्व में उ लग गया और यह वह है, और इस वह में प्रयुक्त जो आ है यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया तो स्वागत हो गया। यानी कि इसमें किस संधि का समावेश हुआ है, यानी यण संधि का। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए दिगंबर का संधि विच्छेद यदि आप करें तो यह क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। दिक धन क्या होगा, अंबर। अब देखिए यह दिक धन अंबर हुआ तो यह क किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, य र ल वो आए या कोई स्वर आए तो सदैव जो प्रथम वर्ण है तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो उस नियम अनुसार क जो परिवर्तित होगा ग में परिवर्तित हो जाएगा आधा, लेकिन यहाँ आने वाला स्वर है और यह स्वर इससे मिल करके क्या बना देगा, ग बना देगा, जो यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अंबर में म व र है तो इधर म लग गया, क तो निकल गया है, जो ग में परिवर्तित हुआ यहाँ द बचा तो यहाँ द हो गया। यह बनने वाला शब्द बना दिगंबर, अर्थात दिक धन अंबर बराबर दिगंबर बनने संधि यदि देखा जाए तो व्यंजन संधि। अगला जो शब्द दिया है दोस्त, यह कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है। अब देखिए यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जैसे अतएव शब्द दिया है, अतएव, तो अतएव में कौन सी संधि है, तो देखिए यह इसमें संधि है अतः धन एव, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि रजनीश कर दिया गया तो यह होगा रजनी धन ईश। रजनीश अर्थात किसका प्रवाची हो गया, तो यह चंद्रमा का प्रवाची होता है, रात के भगवान, अर्थात चंद्रमा जी जो रात में प्रकाश देते हैं वे रात के भगवान कहलाते हैं। रजनी धन ईश हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। तपोगुण का करेंगे तो यह हो जाएगा तपह धन गुण, और सदाचार का कर लें तो सत धन आचार। अब इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो अब देखिए कि यहाँ पर विसर्ग संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि, यहाँ विसर्ग संधि, और इसमें दीर्घ ई और इसके बाद दीर्घ ई आया है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाया, यानी कि रजनीश में स्वर संधि है, उसमें भी दीर्घ संधि है। तो आए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब देखिए ये आसान प्रश्न है,
अब प्रत्युपकार करेंगे तो फिर यण संधि के नियमानुसार अभी बात हुई है। अब यह क्या हो जाएगा, प्रतिधन य में ह्रस्व उ है तो उ निकाल लीजिए, उपकार हो जाएगा। अब यहाँ पर ई क्यों लिखे, तो ई से क्या बनता है, यण संधि में य बनता है, तो यहाँ य बना है, यानी कि इस त में ई लग जाएगा, जो यहाँ पर लगा दिए तो प्रतिधन उपकार हो गया। अब इसका यदि आपको कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो लगा लेंगे। तो चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए दो तरीका है। अभी बात हो रही थी यण अयादि संधि में कि देखिए ए, ऐ, ओ और औ, तो ए के बाद ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का जो होता है ऐ का आय होता है, ओ का अव होता है और औ का क्या बनता है, आव बन जाता है। यही फिक्स है। तो ए का ऐ का आव, ओ का अव और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, य से पहले क्या है, आ है और ये अ है, यानी क्या आया, आय आया है। आय कब बनेगा, तो ऐ के बाद बनेगा। तो ग पर वही मात्रा लगा देते हैं, गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो वह ऐ की मात्रा है तो यहाँ पर लगा देंगे गय, और लास्ट में य में जो स्वर है यानी अ है और इधर जो वर्ण लिखा गया है कर देंगे गय धन अक हो जाएगा। यह गायक का संधि विच्छेद हो गया, गय धन अक। यह समझ में आ गया होगा। तो आए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद पूछा गया, अभी चर्चा हो रही थी, यह प्रश्न दोबारा आ गया है। तो यह अभी बात हो रही थी कि अभिधन क्या होगा, शेख होगा। जैसे विषम विष जो भी शब्द आते हैं उसी तरह से अभिषेक है, तो अभिधन शेख हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है वह कह रहा है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। कैसे ये आसान है कि यद्यपि देखिए ये दो आधा है और ये पूरा है, तो ई का ही बना होगा। अभी यण संधि की बात हुई तो द में य तभी होगा कि जब ई आएगा, यानी कि द में ई आप लगा देंगे, यदि हो जाएगा। और य में जो स्वर है यहाँ पर अ और यह कर लेंगे यदि धन यपि, यानी यद्यप, और ई के बाद क्या आया अ, यह किस, यह बनाया क्या य, यानी कि संधि कौन सी है, यह संधि है अयादि संधि, यानी यद्यपि में अयादि संधि है। अब देखिए अगला प्रश्न जो दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है। स्वर संधि पूछा गया, बहुत कठिन नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, इसलिए कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों का संधि आपको जब पता होगा तभी इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो यदि आपसे पूछा गया कि इन शब्दों में किसमें स्वर संधि है दोस्त, तो आप सभी का संधि जाने। जैसे अधोसुख दिया गया है, तो अधोसुख का यहाँ होता है अधः धन सुख, यानी कि यहाँ विसर्ग संधि है। सज्जन का यदि करेंगे तो यह होता है सतजन जन, सज्जन। वाक जाल, तो यह क्या होता है, वाक धन जाल, वाक जाल। और मात्राज्ञा का करेंगे, किसमें स्वर संधि है, तो यह हो जाएगी मातृधन आज्ञा। अब देखिए यह मातृधन आज्ञा कैसे हुआ, तो यहाँ दिमाग में रखेंगे कि त्र है, त्र में आधा तो और पूरा क्या होता है र। अभी बात हो रही थी कि य र ल व से पहले जब यदि आधा वर्ड आए तो वहाँ पर 95% प्रश्नों में दोस्त जो होता है यण संधि होता है। तो इस र से पहले तो है, तो यानी कि र कब बनता है, तो री के बाद ही बनता है। अभी बात हो रही थी कि र कब बनेगा, तो र बनेगा री के बाद, वही री यहाँ पर तो में लग गया है, तो यह बना मातृ। धन यहाँ पर त्र में जो स्वर लगा है, यहाँ पर त्र में जो स्वर लगा है वह निकाल दिया गया, यानी आज्ञा, यानी यह हो गया मातृधन आज्ञा। यानी कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि में भी स्वर संधि है, और स्वर संधि का ही यण संधि भाग होता है, अतः मात्राज्ञा स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है
पवित्र, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यदि पवित्र आपसे पूछा जा रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, व, और इस व से पहले कौन सा स्वर है, तो हम लोग कहते हैं ई है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि व्यंजन से पहले स्वर हो ही नहीं सकता है। अब इसके पहले प में जो स्वर लगा है यानी कि अ, और यहाँ पर व है, ये बना अव। अभी अयादि पढ़ रहे थे हम लोग, तो ए, आए, ओ और औ, तो ए का क्या बनता है, अय, आय का आय, ओ का क्या बनता है, अव, और औ का क्या बनता है, आव बनता है। यानी कि यहाँ अव बना है दोस्त, तो अव कब बनेगा कि जब ओ होगा तब बनेगा। यानी कि प कौन सी मात्रा लग जाएगी, पवित्र में ओ की, पो, धन। आगे क्या होगा, तो वह में जो स्वर है वही निकाल देते हैं, ह्रस्व ई है तो ई और त्र लगा देंगे, पोधन इत्र हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं। पूछा गया है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तब देखिए यह होता है मनोयोग का मनः धन योग। अब देखिए इसमें विसर्ग संधि है, बना धन योग। अब ये कैसे विसर्ग संधि है, तो दिमाग में रखेंगे कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण हो, कोई भी सघोष वर्ण हो तो विसर्ग उ में परिवर्तित होता है, और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार अभी बात हो रही थी, क्या बना देता है, ओ बना देता है। और इस नियम से देखा जाए तो इसमें विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा मनाधन योग। शायद यह समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए प्रत्येक पूछ दिया गया। अब प्रत्येक का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो अभी देखिए यण संधि हो गई, प्रतिधन क्या हो जाएगा, य में एक ही मात्रा है तो यह निकाल देंगे एक, प्रतिधन एक, अर्थात इसका जो संधि होगा प्रतिधन एक होगा। इसमें भी यण संधि, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, कह रहा है ग्रीस, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न। जैसे अब देखिए ग्रीस जो शब्द है अक्सर हम लोग लिखने में भी गलती कर देते हैं कि या तो ह्रस्व कर देते हैं या दीर्घ कर देते हैं। लेकिन देखिए ग्रीस में र में देखें कि यहाँ दीर्घ है तो यहाँ से यह टूटेगा और यह बनेगा गिरिधन ईस बनेगा। अब गिरी में यहाँ ह्रस्व ही, यहाँ दीर्घ ही, और जब समान ध्वनियाँ आती हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, यह दीर्घ बना देगा। गिरी, गिरी माने पहाड़। अब यह किसका प्रवाची है, यदि यह आप देखना चाहेंगे तो गिरी, गिरी मतलब होता है पहाड़, और इस बने देवता यानी पहाड़ के देवता। किसको कहा जाता है, तो शंकर भगवान को कहा जाता है। अर्थात ग्रीस जो है शंकर भगवान का क्या है, प्रवाची है। ग्रीस का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो पहाड़ का क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। संधि पूछा जाएगा तो गिरिधन ईश हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है दोस्त। तो यह हो जाएगा गिरिधन ईश यानी ग्रीस। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बता देना है दोस्त। नायक, अभी बात हो रही थी य से पहले जब आधा होगा तो यण, लेकिन य से पहले आ पूरा है तो य से पहले देख लेंगे कि क्या है, आ है और य आय आ गया। तो आय किस में बनता है, यह बनता है अयादि संधि में। यानी इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि। शायद अब आप लोग जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं क्योंकि जो भी रूल हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। जैसे चंद्रोदय पूछा जा रहा है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो अब यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यह होता है चंद्र, चंद्रधन उदय। अब यहाँ पर क्या है, अ है, और यह क्या है, उ है, और अ के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा, अभी बात हो रही थी उ। यह किस संधि का नियम है, गुण संधि का। और गुण संधि किस में है, संधि, स्वर संधि में, सॉरी, यह किस में है, स्वर संधि।
यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्रधन उदय, यह किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। चलिए तो आगे आते हैं। यह कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो यह होता है यशः धन दा। अभी बात हो रही थी कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी सघोष वर्ण का आगम हो, जैसे द आया सघोष वर्ण है और इससे पहले अ है, तो यहाँ कोई भी सघोष वर्ण हो जाएगा, तो विसर्ग जो है उ में परिवर्तित होता है और उ अ से मिल करके क्या बनाता है? ओ बनाता है। यानी इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब देखते हैं अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्त, बहुत ही शानदार। कह रहा है कि कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है। तो अब देखिए, तथैव का यदि संधि करते हैं तो यह लिखते हैं हम लोग तथा धन एव, तो यह तो संधि के नियम से आ आया और आ के बाद ए आया, यह बनने वाला वर्ण जो है अय बना, यह सही है। तथापि करेंगे तो यह देखते हैं, तो यह हो जाएगा तथा धन अपि। यदि यहाँ आ आया और अ आया, तो अब यह दीर्घ संधि के नियमानुसार आ बनाएगा, यह भी सही है। तथापि अब दिया है तदाकार का कर दें तो यह हो जाएगा तत् अधन आकार। यह व्यंजन संधि के नियमानुसार प्रथम वर्ण तृतीय में परिवर्तित होगा, यानी कि यह क्या बनाएगा? फिर द बनाएगा, इसमें आ है तो यह मिल करके फिर क्या बना देगा? आ बना देगा। यह भी देखा जाए तो सही है। अब तदोपरांत करें तो इसका करते हैं, तो देखिए यह हो जाएगा तत्, और तत् धन क्या होगा? उपरांत हो जाएगा, उपरांत। अब देखिए, अब यह क्या होगा कि तत् ठीक है कि द में परिवर्तित होगा, लेकिन यहाँ उ है, तो यह बनाएगा क्या? तो दू बनाएगा, अर्थात द में ह्रस्व उ लगेगा, लेकिन यहाँ बना क्या है? ओ लगा है। अर्थात यह संधि की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी तदोपरांत संधि की दृष्टि से, यानी कि संधि के रूल जो हैं इस पे लागू नहीं हो रहे, यह अशुद्ध है दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय, यह भी बढ़िया प्रश्न। देखिए, लेकिन है तो बहुत आसान। 1 मिनट में कहेंगे कि इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय, अर्थात कौन सी संधि? यण संधि। देखते देखते बताइए, य से पहले क्या है? आधा। दूसरा नियम जान ले कि य से पहले क्या है? भ है, तो भ में य ई से ही बनता है, तो ई, य का निर्माण किससे होता है? ई से होता है। ई से य बनता है, तो यहाँ पर भ में ई लग गया और यहाँ पर ह्रस्व उ है, तो उ यहाँ से बाहर हो गया, यानी कि अभिधन उदय होगा। यदि संधि पूछ देगा दोस्तों, यण संधि होगी। अगला जो शब्द दिया गया है, कह रहा है कि नीरज, नीरज का संधि विच्छेद है। अब देखिए, यह विसर्ग संधि का बहुत ही शानदार रूल है, जो आप शायद न जानते हो। इसे दिमाग में बैठा लेंगे हम कि यह रूल क्या है। 1 मिनट इसके लिए हमें टाइम चाहिए। जैसे देखिए, नीरज का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो नीरज का संधि विच्छेद तो होता है निह धन रज, लेकिन यदि पेपर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ दीर्घ है, तो दीर्घ का यह दीर्घ ही हम लोग बना लेते हैं कि निधन रज होगा, लेकिन यह जो शब्द दिया गया है गलत है। इसमें शुद्ध शब्द संधि विच्छेद जो है यह बी है। यह कैसे होता है? तो इसके लिए दिमाग में रूल रखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले ई हो या उ हो और विसर्ग के बाद र आ जाए, विसर्ग के बाद क्या हो? र हो, तो इस विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है। लेकिन यह जो ह्रस्व या दीर्घ ई है, यह दीर्घ ई या दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक बार सुन लें कि विसर्ग से पहले ह्रस्व या दीर्घ ई हो और विसर्ग के बाद र हो, तो
विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग वहाँ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ह्रस्व ई या उ जो है वह दीर्घ ई या उ में परिवर्तित हो जाता है दोस्त। तो यहाँ का जो ह्रस्व ई है वह क्या बनाया, दीर्घ बना दिया, सॉरी यहाँ का ह्रस्व ई क्या बनाया, दीर्घ बना दिया। और रज है तो रज लिख दिया गया है, और विसर्ग का यहाँ क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया है। तो आए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण जानने के लिए इन चारों का संधि विच्छेद करना का उदाहरण कौन सा है। तो यदि वागीश करेंगे तो यह होता है वाक धन ईश, यानी वाक मने वाणी, ईश मने देवता, वाणी की देवता अर्थात माँ सरस्वती। दिगंबर का करेंगे तो दिक धन अंबर, दिक धन अंबर यानी कि व्यंजन संधि। रत्नाकर का करें तो यह होगा रत्न, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। दक जो है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये रूढ़ शब्द है। तो रत्न धन आकर यानी कि यहाँ अ है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलाकर क्या बनाया, आ बनाया, यानी कि यह स्वर संधि। दोनों स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है स्वर संधि का होता है। अर्थात इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, यानी रत्नाकर है दोस्त। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्यर्थ, व्यर्थ का, व्यर्थ शब्द में कौन किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अब देखिए यण संधि के नियमानुसार यह बना तो यहाँ वी धन अर्थ होगा। अब संधि किसकी हुई, तो वह से पहले क्या है, तो वह से पहले ई है और यहाँ क्या है अ। और इन दोनों स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार हुआ वह बनाया क्या, य। ई से क्या बना अ, ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो य बना। तो यानी कि किन स्वरों का मेल हुआ, तो ई और अ का हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है यथोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या है। यह तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन शायद इसका रूल आप न जानते हो, तो दिमाग में रख लें कि यशोभिलाषी का यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो वह होता है यश धन अभिलाषी, यानी ऑप्शन नंबर ये ए सही है। लेकिन यह कैसे सही है, तो यह सदैव याद रखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले और बाद में दोनों अ हो, देखिए विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी अ, तो यह विसर्ग जो है उ में परिवर्तित होता है। इसके पहले जो अ है तो यह अ मिल करके ओ बना देता है। लेकिन इस अ में दो परिवर्तन होते हैं, या तो यह लोप हो जाएगा या इसके जगह पर लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है, लुप्ताकार। अब लुप्ताकार का चिन्ह देखे होंगे कि ऐसे प्रयोग किया जाता है, जैसे यशोभिलाषी को यदि हम लोग देखें तो विसर्ग से पहले देखें अ है और यहाँ भी अ है, तो अब इन दोनों का यह जो पूर्ववर्ती अ है इस उ से मिल करके तो ओ बना दिया जो स में लग गया। अब देखिए अ यहाँ पर ये पूर्ववर्ती अ है तो इसका लोप हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, लोप कर दिए हैं, यानी अ जो है यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन यह कह रहा है कि लुप्ताकार भी हो सकता है, यानी कि यशोभिलाषी ऐसे भी लिखे तो सही है, या अब देखिए यहाँ पर लुप्ताकार का भी चिन्ह लगाया जा सकता है, यशोभिलाषी, यह भी सही है। ऐसे ही कुछ शब्द और लिखे जाते हैं, जैसे प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय यह भी सही है। अब प्रथमोध्याय यदि आप लिखें तो यह भी सही है। जैसे आप चाहें तो प्रथमो तो लिख लिए हैं और यहाँ लुप्ताकार का चिन्ह भी लगाया जा सकता है, यह प्रथमोध्याय हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और कुछ शब्द आते हैं, जैसे नमोस्तु लिखा जाता है तो नमोस्तु यह भी सही है, लेकिन आप इसको चाहें तो नमोस्तु
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सही है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेंगे, अर्थात यशोभिलाषी का संधि विच्छेद हो जाएगा यशोधन अभिलाषी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है महोदय का संधि विच्छेद है। अब देखिए महोदय का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो यह तो बहुत ही बार ऑप्शन में चर्चा किया गया है। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे कहेंगे कि महाधन क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा। यह कैसे, तो यहाँ आ आया और ये उ आया, यह अ के बाद उ क्या बना देगा, ओ बना देगा। यह कौन सा नियम है, गुण संधि, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय महोदय। अगला शब्द कह रहा है तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न। तन्मय, तो तन्मय में व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि के नियमानुसार यह होता है, तन्मय का संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा तत् धन मय, तत् धन मय। अब यह रूल कौन सा है, तो रूल याद रखिएगा कि प्रथम वर्ण के पश्चात पांचवा वर्ण आता है। अभी बात पीछे हम बताए थे कि प्रथम वर्ण के पश्चात पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के पश्चात यदि पंचम वर्ण हो